हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सॉन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दोनों को पढ़ेंगे। और ये क्लास 9 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग ग्राफ तो पढ़ेंगे ही, है ना। साथ ही साथ हम लोग आज इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गति के समीकरण, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम लोग यहाँ पर ग्राफ के बेसिस पर इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। टोटल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, यानी 3 गति के समीकरण है, उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ओके। जो दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि बाईलैंग्वेज क्लासेस चल रही हैं, इसलिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ वो कर्व होता है जो दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताता है। और आई थिंक मैंने डिस्टेंस टाइम को भी बताया था, लेकिन आज मैं फिर से उस ग्राफ को यहाँ पे पूरा एनालाइज कर रहा हूँ यहाँ पे कि किस हिसाब से आप इसको यहाँ पर समझेंगे। देखिए, जैसे सबसे पहले हमने मान लिया कि ये एक मैंने यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ग्राफ समझिएगा। सपोज दैट ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ से इस तरीके से ऐसे ग्राफ बना हुआ है ना। तो इसका मतलब देखो, यहाँ पे हम क्या मानेंगे? तो यहाँ पर हम मानेंगे डिस्टेंस। क्या मानेंगे? डिस्टेंस। और इधर हम मानेंगे टाइम। तो ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रही है, क्योंकि ग्राफ ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, यानी जो वस्तु है वो गतिशील है ना। वो क्या है? गतिशील है, यानी वो चल रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। ये ग्राफ ये बता रहा है। इन केस मान लीजिए ग्राफ ऐसा ना बनता, है ना। मान लीजिए अभी इसमें तो ऐसा बन रहा है, और ग्राफ ऐसा ना बनता, पैरेलल बनता। पैरेलल कहने का मतलब ये हुआ, समझिएगा। पैरेलल का मतलब ये कहने को हुआ कि मान लो कि वो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे बनता, दिस वे, है ना। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? ये ग्राफ शो कर रहा है कि टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है यहाँ पे, लेकिन ग्राफ ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दूरी यानी डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे है? रेस्ट में है, यानी जो वस्तु है वो क्या है? स्थिर है। वस्तु क्या है? स्थिर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कब? जब इस तरीके का ग्राफ बना हो। क्योंकि ये ग्राफ क्या बता रहा है कि ये ग्राफ देखिए, ना तो ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे आ रहा है। इसका मतलब ग्राफ ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, दैट मीन्स कि जो वस्तु है वो स्थिर है, या क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। क्लियर हो गई बात? ओके। अब दूसरी चीज समझिए, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि ग्राफ ऐसे ना बनता। मान लीजिए ग्राफ ऐसे ना बनता, ग्राफ कुछ इस हिसाब का बनता, ऐसे। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सपोज दैट ये डिस्टेंस है, ये टाइम। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है, जितना आगे नहीं जा रहा है उससे ज्यादा ये ऊपर जा रहा है। मतलब ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है। स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है, यानी जो चाल है वो बढ़ रही है। ठीक है, चाल जो है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हर सेकेंड इसके द्वारा जो ये लगातार इसकी वर्टिकल डिस्टेंस, यानी जो दूरी की तरफ इसकी दिशा है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो अभी हम लोगों ने 3 ग्राफ पढ़ लिए। कौन कौन से? सबसे पहला ग्राफ पढ़ा कि अगर इस तरीके से है तो इसका मतलब वो वस्तु जो है या ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रही है, वो भी कांस्टेंट स्पीड के साथ। कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। और अगर मान लीजिए इस तरीके का बनता है,
तो क्या होता है, वस्तु ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में होता है। और अगर इस तरीके का ग्राफ बनता है तो इसका मतलब इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन काम कर रहा है। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप समझिएगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू डीटी ग्राफ। डीटी ग्राफ से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज की जो स्लोप ऑफ ग्राफ है, स्लोप का मतलब होता है ढलान। ठीक है। जो ढलान है ग्राफ की, स्लोप ऑफ ग्राफ यानी जो ग्राफ की ढलान है, ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे ये जो है रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स स्पीड, रिप्रेजेंट्स स्पीड यानी ये स्पीड को शो करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें, सपोज दैट मान लीजिए, समझिएगा, इसको पहले मैं यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट। मान लीजिए ये वाई एक्सिस है ना, और ये एक्स एक्सिस है। अब मान लिया यहाँ पे हमने दो ग्राफ बनाए, एक ग्राफ ये बनाया, ओके, और दूसरे के लिए लेट से मैंने कलर चेंज कर दिया और ये बनाया। दो ग्राफ बनाए मैंने। ये मान लीजिए कार ए का ग्राफ है, और ये कार बी के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस इधर की तरफ, टाइम इधर की तरफ। अब यहाँ पे बात कही जाए कि इनमें से किसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, विच ऑफ द कार हैज ग्रेटर स्पीड, कार ए या कार बी में से किसकी स्पीड ज्यादा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्लोप की। किसकी बात करेंगे, स्लोप की, यानी ढलान की। तो बताइए हमें ये अब साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो बी का स्लोप है वो ज्यादा है। बी का स्लोप क्या है, ज्यादा है। इसलिए मतलब स्पीड ऑफ बी जो है वो ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए होगा। ये बात समझ में आ गई। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे टाइम एक्सेस यहाँ पे बढ़ रहा है, लगातार टाइम इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो अगर हम कोई पर्टिकुलर टाइम लें और यहाँ से हम वर्टिकली ऊपर जाएं, ठीक है, समझिएगा, यहाँ से हम वर्टिकली ऊपर जाएं, बताइए वर्टिकली ऊपर जाने पर क्या होगा। ये ग्राफ को इस पॉइंट पे कट करेगा, और ये फिर इस ग्राफ को इस पॉइंट पे कट करेगा। अब अगर हम यहाँ पे इसको हम मिलाएं, ठीक, इसको हमने इससे मिला दिया और इसको हमने इससे मिला दिया। अब समझिएगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस केवल इतना चल रहा है, यहाँ पे ये डिस्टेंस केवल इतना चल रहा है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस इतना चल रहा है। कार बी की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जबकि कारें उतने ही समय में केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंची। बात क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि सेम टाइम में बी की दूरी ज्यादा है, इसका मतलब इसकी स्पीड जो है कार बी की वो कार ए से ज्यादा है। आई होप आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो ढलान होता है, स्लोप, ये कभी कभी पूछा भी जाता है कि स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ रिप्रेजेंट, तो स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड यानी चाल को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे डी का मतलब डिस्टेंस ना होकर के डिस्प्लेसमेंट हो जाए, डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में बस हमें इतनी चीज बदलनी होगी कि जहां पर हम स्पीड बोल रहे थे वहां हम वेलोसिटी बोलेंगे। वहां हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी यानी वेग बोलेंगे। इतना केवल इसमें अंतर आ जाएगा। मतलब अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप ये स्पीड रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, दोनों में बाकी सारी चीजें सेम है, बस केवल एक अंतर है, वो अंतर मैं भी यहाँ पे आपको बताता हूँ। ठीक है, कौन सा अंतर है जरा समझिए। देखिए, अगर मान लिया, लेट्स से, देखिए, अगर मान लिया कि जैसे मैंने कोई ग्राफ बना दिया इस तरीके से, ऐसे करके ग्राफ बना दिया, और हमने यहाँ पे लिखा dt ग्राफ। ठीक। अब आपसे यहाँ पूछा गया कि बताइए ये जो d है ये डिस्प्लेसमेंट है या फिर डिस्टेंस है। यहाँ पे आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है। तो आप ये समझिए कि ये ग्राफ पहले ऊपर जा रहा था, फिर क्या हुआ, ये कम होने लगा, उसके बाद फिर बढ़ने लगा। तो अगर ये डिस्टेंस होता तो आप ये जान लो
डिस्टेंस नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस नेवर डिक्रीज, यानी डिस्टेंस कभी कम नहीं पड़ती। मतलब अगर हम मान लो यहाँ से यहाँ आए 7 किलोमीटर और फिर हम वापस गए 2 किलोमीटर, तो बताइए डिस्टेंस 9 किलोमीटर होगा ना कि 5 किलोमीटर, ये नहीं होगा, है ना। तो अगर ग्राफ नीचे जा रहा है और उसके बाद फिर ऊपर जा रहा है, तो ये जो नीचे जा रहा है ना, ये केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट में हो सकता है, डिस्टेंस में नहीं हो सकता। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम यहाँ पे दूसरे टॉपिक पर बढ़ेंगे, वो है डीटी ग्राफ की जगह पर वीटी ग्राफ या एसटी ग्राफ। ठीक है, एसटी ग्राफ इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में ये पूछा भी जाता है। अब एसटी ग्राफ मतलब क्या हुआ, स्पीड टाइम। ठीक है, देखिए एसटी ग्राफ का भी कॉन्सेप्ट, जो समझने का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एज इट इज है, कोई अंतर नहीं है। चलिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ के लिए जो एक्स वाई प्लॉटिंग है उसको ड्रॉ करते हैं। तो हमने मान लिया कि ये एक ग्राफ हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब इसमें भी बिल्कुल सेम सेम चीजें होती हैं जैसे कि वहां पर था। देखो अगर मान लिया ये सपोज दैट, अभी हम इसको मान रहे हैं क्या, ये एस है, ये टी है, मतलब ग्राफ अगर आगे की तरफ जा रहा है तो टाइम बढ़ेगा, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्पीड बढ़ेगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कोई लाइन ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड भी बढ़ रही है और टाइम भी बढ़ रहा है, दोनों चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन इन कांस्टेंट वे, इन कांस्टेंट वे यानी एक स्थिर तरीके से बढ़ रही है, एक फिक्स रेट से बढ़ रही है, निश्चित दर से बढ़ रही है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि एक्सिलरेशन यानी त्वरण के बारे में आप क्या कहेंगे, एक्सिलरेशन यानी त्वरण, क्या त्वरण यहाँ पर शून्य है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पीड बदल रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो हम बोलेंगे कि इसका त्वरण शून्य यानी एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। क्लियर है? हाँ, अगर इसका ग्राफ समझेगा, अगर इसका ग्राफ ऐसे बना होता पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब ये होता कि इन दिस केस, समझिएगा, इन दिस केस हम ये कह सकते हैं कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, स्पीड में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे बात करें इस केस पे, तो इस केस में एक्सिलरेशन क्या है, जीरो है। इस केस में एक्सिलरेशन जीरो है क्योंकि उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही, अगर उसकी दिशा भी नहीं बदलती यानी अगर उसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो तो 100% एक्सिलरेशन जीरो। ओके, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है मतलब एक्सिलरेशन जीरो नहीं है। अगर ऐसा बना हुआ है तो इसका मतलब इसकी स्पीड नहीं बढ़ रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, मीन्स टू से इसका एक्सिलरेशन जीरो हो सकता है अगर उसकी डायरेक्शन भी ना बदले। हाँ, उसके बाद जो फाइनल बनता है, नेक्स्ट और एक ग्राफ बनता है, उसको जरा समझ लीजिए। वो क्या होता है समझिएगा, यहाँ इस तरफ स्पीड है, इधर टाइम है, बिल्कुल वैसे अगर ये ग्राफ इस तरीके से ऐसे बना हो, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि स्पीड भी इसकी, जो स्पीड के इंक्रीज होने की रेट है यानी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं। ठीक, इससे पहले वाले में जिसमें ऐसे बना था वहां पर क्या था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। ठीक है, इन दिस केस एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है यानी बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, तो ये एस टी ग्राफ हो गया और ये तीनों ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको समझा दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जब तक बिना मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं समझेंगे, इसके दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए एक ये हमने मान लो ये लाइन खींच दी और दूसरी ये हमने लाइन खींच दी, है ना, और इसका ये ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से। हम्म, एक मिनट, कलर चेंज कर देते हैं, दिस कलर, ओके। तो मान लीजिए इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो ये स्लोप होता है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता था,
ये रिप्रेजेंट करता था डिस्टेंस में स्पीड और डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को यानी त्वरण को प्रदर्शित करेगा। अब मान लीजिए कि दो ग्राफ है ना, मान लीजिए इस तरीके से ये दो ग्राफ बने हुए हैं। मान और ये हमने मान लिया कार ए का ग्राफ है, एस टी ग्राफ, और ये कार बी का ग्राफ है। तो हम ये बोलेंगे कि जो बी का जो एक्सेलरेशन है वो ए से ज्यादा है, बी का जो एक्सेलरेशन है वो ए से ज्यादा है, यानी बी ज्यादा तेजी से अपनी स्पीड बढ़ा रहा है एज कंपेयर टू ए। ये बात देखो, यहाँ पे एस टी ग्राफ जो है ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसलिए इसको आपको अच्छे से समझना है कि जो एस टी ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, और जिसका स्लोप कम है उसका एक्सेलरेशन कम है। पहली चीज हो गई। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो नेक्स्ट है उसको भी आप जरा समझ लीजिए। देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की। ठीक है, एक्सेलरेशन तो हो गया है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है एरिया। समझिएगा ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एरिया बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। टाइम एक्स मतलब इधर जैसे ये टाइम है और इधर ये स्पीड है। तो कह रहे हैं जो इसके ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है यानी जो क्षेत्रफल होता है, मान लिया कि यहाँ पे हमने इस तरीके से ये ऐसे यहाँ पे बना दिया, एक मिनट, दिस, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया कौन सा है, एरिया ये है ना। तो ये जो एरिया है ये बेसिकली रिप्रेजेंट किस चीज को करता है, तो आपको याद रख लेना है कि ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस। क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा, ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस को। कब, जब ये स्पीड टाइम ग्राफ है। अगर यहीं पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाता है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वीटी ग्राफ, इस क्या बोलेंगे इसको, वीटी ग्राफ। तो अगर वीटी ग्राफ है तो यही चीज इन केस वीटी ग्राफ होता तो यही चीज डिनोट करता डिस्प्लेसमेंट को। किसको डिनोट करता, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता, यानी विस्थापन को ये यहाँ पे प्रदर्शित करता। किसको प्रदर्शित करता, विस्थापन। हाँ, तो दो ही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो ग्राफ का स्लोप होगा वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, एक्सिलरेशन को यानी त्वरण को। और जो इसके अंदर का ये जो एरिया है, ये जो एरिया इसके अंडर में आ रहा है ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस को या फिर डिस्प्लेसमेंट को। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा वो डिस्टेंस उसने कवर की होगी। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, और ये ग्राफ भी किस हिसाब से हमें रीडिंग करनी है या किस हिसाब से ग्राफ को समझना है ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन का विद हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ की हेल्प से जो इक्वेशन ऑफ मोशन है यानी गति के समीकरण है उनको हम लोग कैसे फार्मूले को डिराइव करेंगे, कैसे उनकी उत्पत्ति करेंगे, ये यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको पूरा सा मिटा दे रहे हैं। ओके, दिस